खतरा। जब हम ये शब्द सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता क्या है? शायद कोई अंधेरी गली, कोई हथियार या फिर कोई गुस्से से भरा डरावना चेहरा। हम खतरे को ना एक खास शक्ल देने की कोशिश करते हैं ताकि उसे हम दूर से ही पहचान सके। लेकिन क्या हो अगर अगर सबसे बड़ा खतरा एक बहुत ही साधारण, बिल्कुल आम से चेहरे के पीछे छुपा हो? आज हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो इसी डरावनी सच्चाई के बारे में है। ये कहानी है साइनाइड मल्लिका की, एक ऐसी महिला जिसके बारे में जांच करने वालों ने सबसे पहली बात यही कही, वो बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी। वो यही नॉर्मल दिखना, मतलब यही इस पूरे मामले को इतना उलझा हुआ और जरूरी बना देता है। आज हम सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं सुना रहे हैं, हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भरोसे को, उसे हथियार कैसे बनाया जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो साफ बताते हैं कि मल्लिका ने समाज के सबसे गहरे इंसानी जज्बातों का, जैसे अकेलापन, सहारे की जरूरत और विश्वास, इन सब का फायदा उठाया। हम उसके काम करने के तरीके, उसके असली मकसद और सबसे जरूरी वो कौन सी चूक थी जिसकी वजह से वो इतने लंबे समय तक कानून की नजर से बची रही, इन सब पर गहराई से बात करेंगे। सही कहा। तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि एक इंसान धोखे का इतना बड़ा जाल आखिर बुन कैसे सकता है। मल्लिका ने अपने शिकार कैसे चुने, उसने उनका भरोसा कैसे जीता और फिर उसी भरोसे का गला कैसे घूंट दिया। जैसा कि हमारे सूत्रों में लिखा है, ये कहानी सिर्फ एक हत्यारे की नहीं है, ये हम सब के लिए एक चेतावनी भी है। चलिए इस पूरी कहानी को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर छिपा क्या है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे चौंकाने वाली बात से ही शुरू करते हैं, जो जांच की पहली लाइन थी। वो बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी, न गुस्से का चेहरा, न कोई क्रिमिनल वाइब। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। ये हमारी उस आदत पर एक सीधा हमला है जहां हम लोगों को उनकी शक्ल से जज करते हैं। हाँ, ये एक तरह का आप कह सकते हैं दिमागी शॉर्टकट है जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। किसी को अच्छे कपड़ों में देखकर मान लेते हैं कि वो भरोसेमंद होगा, या किसी की अस्त-व्यस्त शक्ल देखकर हम रास्ता बदल लेते हैं। मल्लिका इस इंसानी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह समझती थी। उसका सबसे बड़ा हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं था, बल्कि उसका यही साधारण दिखना था। उसकी सामान्यता ही उसका छलावा थी। वो एक ऐसी आम महिला थी जो आपको मंदिर में भजन गाते हुए मिल सकती है या बाजार में सब्जी खरीदते हुए। कोई उसे देखकर यह सोच भी नहीं सकता था कि इस चेहरे के पीछे इतना ठंडा, एक कैलकुलेटेड दिमाग काम कर रहा है। मतलब उसका आम दिखना ही उसका खास हथियार था। वो लोगों के दिमाग में जो एक अपराधी का खांचा बना होता है ना, उसमें वो फिट ही नहीं होती थी। और इसी नॉर्मल दिखने वाले पर्दे के पीछे उसका पूरा खतरनाक खेल चल रहा था। तो उसका एक पूरा सिस्टम था, एक भयानक रूटीन। वो मंदिर जाती, प्रार्थना करती और उसी वक्त उसकी आंखें अपना अगला शिकार ढूंढ रही होती थीं। बिल्कुल, ये एक सोचा समझा पैटर्न था। स्रोत बताते हैं कि वो हमेशा एक ही तरह के लोगों को चुनती थीं। ऐसी महिलाएं जो अकेली हों, जिनके पास अच्छा खासा सोना हो और जिन्हें किसी सहारे की, किसी दोस्त की सख्त जरूरत हो। यहाँ 3 चीजें हैं: अकेलापन, दौलत और एक भावनात्मक खालीपन। उसने समाज के उस हिस्से को निशाना बनाया जो सबसे ज्यादा संवेदनशील था। वो जानती थी कि जो इंसान अकेला है वो भावनात्मक जुड़ाव के लिए तरसता है, और इसी को उसने अपनी सीढ़ी बनाया। 1 मिनट, मुझे ये बात हैरान करती है कि उसने हमेशा अमीर और अकेली औरतों को ही क्यों चुना? क्या ये सिर्फ आसान शिकार की बात थी, या इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक वजह थी कि वो उन्हीं से जुड़ पाती थीं जो समाज में एक तरह से अकेली पड़ गई थीं? ये बहुत अच्छा सवाल है। और नहीं, ये सिर्फ आसान शिकार की बात नहीं थी। अकेली और अमीर महिलाएं वो एक खास तरह की स्थिति में होती हैं। उनके पास पैसा तो होता है, लेकिन अक्सर बात करने वाला कोई नहीं होता। बच्चे शायद दूर रहते हैं या पति नहीं होते। मल्लिका ने इसी खालीपन को भरा। वो उनकी दोस्त बनती, हमदर्द बनती। स्रोत बताते हैं कि वो मंदिर, भजन, सिंपैथी, दर्द भरी बातें करके उनके करीब आती थी। वो अपनी झूठी दुख भरी कहानियां सुनाती, उनके आंसू पहुंचती और धीरे धीरे उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती थी। उसका लक्ष्य साफ था, धीरे धीरे पूरा ट्रस्ट हासिल करना। ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। उसने धर्म और सहानुभूति को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। और मंदिर जैसी जगह जहां लोग वैसे ही अपना दिल खोल कर रखते हैं, वहां तो शक की गुंजाइश भी कम होती है। वो वहां एक भक्त बनकर जाती और शिकार चुनकर लौटती। ये भरोसा जीतने की प्रक्रिया कितनी लंबी चलती होगी? इसमें काफी समय लगता था।
ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो हफ्तों, कभी कभी तो महीनों तक एक रिश्ता बनाती थी। वो उनके घर आने जाने लगती, इनके छोटे मोटे काम कर देती, उन्हें यकीन दिला देती कि दुनिया में वो ही उनकी अकेली सच्ची दोस्त है। उसने भरोसे को एक कला की तरह इस्तेमाल किया, और जब जब उसे यकीन हो जाता कि सामने वाला इंसान उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगा है, तब कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता था। और वो मोड़ था साइनाइड। जब भरोसा पक्का हो जाता तब वो किसी पूजा या अनुष्ठान का बहाना बनाती। वो कहती कि इस पूजा से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, और उसी पूजा के प्रसाद में या पीने के पानी में वो साइनाइड मिला देती। लेकिन साइनाइड ही क्यों? और भी तो जहर हो सकते थे। साइनाइड का चुनाव, वो भी उसकी शातिर प्लानिंग का ही एक हिस्सा था। साइनाइड एक बहुत बहुत तेजी से काम करने वाला जहर है। स्रोत बताते हैं ये पॉइजन शरीर में ऑक्सीजन का इस्तेमाल रोक देता है। इससे कुछ ही मिनटों में इंसान की मौत हो जाती है। पीड़ित को अचानक चक्कर, घुटन और कुछ ही मिनट में मौत हो जाती थी। और सबसे जरूरी बात यह कि बाहरी तौर पर इसमें हिंसा के कोई निशान नहीं होते थे। ना कोई खून खराबा, ना कोई संघर्ष के निशान, ना कोई चीख पुकार। सब कुछ बहुत शांति से हो जाता था। अच्छा, और यही बात हमें उसके तरीके के सबसे अहम हिस्से पे लाती है ना, जिसकी वजह से वो इतने सालों तक पकड़ी नहीं गई। स्रोत की एक लाइन इस पूरी गुत्थी को खोल देती है। बाहरी तौर पर ये सब नेचुरल डेथ जैसा लगता था, लेकिन अगर वो जहर दे रही थी तो किसी को पता क्यों नहीं चला? कोई चीख पुकार, कोई निशान, कुछ तो होना चाहिए था। यही तो उसकी कामयाबी का राज था। आप सोचिए, एक अकेली, थोड़ी उम्रदराज महिला की अचानक मौत हो जाती है। जब डॉक्टर आते हैं तो उन्हें क्या दिखता है? एक शांत शरीर जिस पर कोई चोट का निशान नहीं है। पहली नज़र में ये हार्ट अटैक या सांस रुकने जैसा ही मामला लगता है। परिवार वालों को भी शायद यही लगता होगा कि उम्र या किसी बीमारी की वजह से ऐसा हुआ। और नतीजा, पुलिस रिकॉर्ड में इसे नेचुरल डेथ के तौर पर दर्ज कर लिया जाता था और केस बंद। मतलब सिस्टम खुद अनजाने में उसका मददगार बन गया था। हर बार यही होता था। मौत के बाद, जैसा कि स्रोत बताते हैं, मल्लिका शांति से सोना और कीमती सामान ले लेती और एक और केस फाइल बंद हो जाती। ये तो एक परफेक्ट क्राइम का फॉर्मूला बन गया था। एक के बाद एक हत्याएं और किसी को भनक तक में। बिल्कुल। वो एक शहर से दूसरे शहर जाती, अपनी पहचान बदलती और फिर से वही पैटर्न दोहराती। वो ये जानती थी कि जब तक हर मौत को एक अलग, एक अकेली घटना के तौर पर दिखा जाएगा, तब तक वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी। उसने हमारे सिस्टम की उस कमी का फायदा उठाया जो अलग अलग मामलों के बीच के कनेक्शन को आसानी से नहीं देख पाता। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, उसका मकसद क्या था? इतनी नफरत क्यों? क्या उसे कोई गुस्सा था, कोई पुरानी दुश्मनी? अक्सर ऐसे मामलों के पीछे कोई गहरा भावनात्मक कारण होता है। और यही इस केस की सबसे ठंडी और भयानक सच्चाई है। जब आखिरकार वो पकड़ी गई और उससे पूछताछ हुई तो सच सामने आया। और स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ हैं, ना गुस्सा ना बदला, सिर्फ लालच। उसके लिए किसी इंसान की जान की कीमत बस उतनी थी जितने कि उसके गहने थे। कोई इमोशन नहीं, कोई पछतावा नहीं। जैसे हम दुकान से सामान खरीदते हैं, वो वैसे ही जिंदगी का सौदा कर रही थी। ये लालच का सबसे ठंडा और भयानक रूप है। ये तो यकीन करना मुश्किल है। मतलब उसके लिए ये हत्याएं सिर्फ एक बिजनेस थी। भावनाओं का इस्तेमाल करो, भरोसा जीतो, काम पूरा करो और फिर शांति से सोना लेकर चले जाओ। ये ऐसे इंसान का बर्ताव है जिसे किसी की जान जाने का कोई अफसोस ही नहीं होता। तो फिर वो पकड़ी कैसे गई? अगर हर मौत नेचुरल लग रही थी और केस बंद हो रहे थे, तो पुलिस को शक कैसे हुआ? यहीं पर पैटर्न को पहचानने की भूमिका सामने आती है। एक अकेली मौत प्राकृतिक लग सकती है, दूसरी भी शायद एक संयोग लगे। लेकिन जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, जब एक ही इलाके में एक ही तरह की मौतें बार बार होने लगीं, तब कुछ पुलिस अफसरों को शक हुआ। उन्होंने पुराने केस की फाइलें फिर से खोली और डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू किया। मरने वाली सभी औरतें अकेली थीं, अमीर थीं और उनकी मौत का तरीका भी एक जैसा था, अचानक और बिना किसी बाहरी चोट के। तो एक ही जैसे पैटर्न ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बिल्कुल। जब ये पैटर्न बार बार दोहराया गया तो ये साफ हो गया कि ये एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लानिंग थी। एक ही तरीके से कई मौतें, वो कभी भी संयोग नहीं हो सकती। वो साजिश की ओर ही इशारा करती हैं। और यहीं से जांच की दिशा बदली। पुलिस ने उन महिलाओं के जान पहचान वालों की लिस्ट बनाई जो मौत से ठीक पहले उनके सबसे करीब थे,
और हर लिस्ट में एक नाम कॉमन था, एक बेहद साधारण दिखने वाली हमदर्द महिला का। सारे सुराग मल्लिका की तरफ जाने लगे। और इस पूरी कहानी को समझने के बाद मुझे लगता है हमें स्रोत के उस मुख्य संदेश पर वापस आना चाहिए जो वो हमें देना चाहता है। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये एक वार्निंग है। ये सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक सबक है। ये उस ख्याल को फिर से सामने रखती है कि खतरा हमेशा वहां नहीं होता जहां हम उसे ढूंढते हैं। कभी-कभी वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है। हाँ, और इस चेतावनी का अर्थ बहुत गहरा है। ये कहानी हमें सिर्फ सतर्क रहने की सीख नहीं देती, बल्कि जागरूक होने के लिए कहती है। ये दिखाती है कि कैसे अकेलापन और भरोसा जैसी इंसानी भावनाएं, जो हमारे जीवन का आधार हैं, उनका इतना खतरनाक इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्लिका ने जिस भरोसे की दीवार को बनाया, वही उसके अपराध का दरवाजा खोलने वाली चाबी बनी। ये इस बात पर भी रोशनी डालती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति थोड़ा और सजग रहना चाहिए, खास तौर से उन लोगों के प्रति जो समाज में अकेले और संवेदनशील हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। सबसे पहले मल्लिका का बिल्कुल साधारण दिखना, जो उसका सबसे बड़ा हथियार था और जिसने लोगों के दिमागी शॉर्टकट का फायदा उठाया। दूसरा, उसका तरीका, जिसमें वो अकेलेपन और भरोसे की जरूरत का इस्तेमाल करके अपने शिकार को एक भावनात्मक जाल में फंसाती थी। तीसरा, साइनाइड जैसे शांत जहर का इस्तेमाल, ताकि हर मौत एक प्राकृतिक मौत लगे और कोई शक न करे। और आखिर में उसका मकसद, जिसमें कोई भावना नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ठंडा बेरहम लालच। और स्रोत से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें अपनी धारणाओं से सावधान रहना चाहिए। हम अक्सर बाहरी दिखावे पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़े खतरे अक्सर सबसे साधारण चेहरों के पीछे ही छिपे हो सकते हैं। सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है, न कि डर। बिल्कुल। और मैं इस चर्चा को श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। ये सवाल हमारे स्रोतों में दिए गए भरोसे और धोखे के विषय पर ही आधारित है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे भरोसे जैसी पवित्र भावना को एक हथियार बनाया जा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में इंसानी जुड़ाव की जरूरत और खुद की सुरक्षा की भावना के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। वो कौन सी बारीक रेखा है जब एक जरूरी शक एक बेवजह के डर में बदल जाता है, और कब हमारा भरोसा एक ऐसी कमजोरी बन जाता है जिसका कोई फायदा उठा सकता है।